हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक क्लास 9th का टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। तो परमाणु और अणु का जो टॉपिक है, इसके बारे में हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं दोस्तों, सीखते हैं। ये क्लास 9th का टॉपिक है। इवन ये 8th क्लास में भी पढ़ना होता है, एसएससी बोर्ड में और बिहार बोर्ड में। ये एक्चुअली 9th क्लास में पढ़ना है। साइंस टॉपिक है और चैप्टर नंबर आपका है 13, परमाणु एवं अणु। ठीक है, जिसमें आपको एटम के बारे में अध्ययन करना है। एटम और मोलेक्यूल के बारे में अध्ययन करना है। तो ठीक है दोस्तों, एटम क्या है, परमाणु क्या है, तो इससे पहले परमाणु इस टॉपिक में जो हम जानेंगे, परमाणु क्या है, अणु क्या है, तत्व क्या है, कौन कौन से अणु होते हैं, सब का बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम तत्व के बारे में। पहला टॉपिक है तत्व के बारे में कि किसी पदार्थ का वह मूल पदार्थ, किसी पदार्थ का वह मूल पदार्थ जिसे सरलीकृत नहीं किया जा सके, तत्व कहलाता है। सरलीकृत का मतलब यहाँ पर दोस्तों सिंप्लीफाइड से है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको हम नहीं तोड़ सकते हैं। किसी पदार्थ का वह मूल पदार्थ जिसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, उसको दूसरे पदार्थों में तोड़ नहीं सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं, खंड नहीं कर सकते हैं, टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उस पदार्थ को ही हम तत्व कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में एलिमेंट कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है। तत्व जो है आपका दोस्तों शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, चांदी और सोना। हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है H होता है, मैं लिख रहा हूँ, देखो दोस्तों, H होता है। कार्बन का C होता है, ऑक्सीजन का O होता है, आयरन का Fe होता है, चांदी का Ag होता है और सोना का Au होता है। यानी कहने का मतलब है कि ये सब पदार्थ तत्व है। क्या है? तत्व है, जिसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सके। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम कण का मतलब वह सबसे अंतिम कण, जिसके बाद और हम उसको टुकड़ा या खंड नहीं कर सकते हैं और विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो वह कण परमाणु कहलाता है, जिसको एटम, परम जोड़ अणु। परमाणु का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों, तो परम जोड़ अणु होता है, परम जोड़ अणु। फिर से देखिए, परम जोड़ अणु यानी कि परमाणु। यानी कि परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। परम मतलब होता है सबसे अधिक और अणु मतलब होता है छोटा। यानी किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण, सबसे छोटा कण, जिसके बाद और कोई छोटा कण नहीं हो सकता है, तो उसको ही हम दोस्तों केमिस्ट्री की भाषा में, रसायन की भाषा में परमाणु कहते हैं।
अणु के बारे में जानेंगे। तो अणु के बारे में हम देखते हैं कि एक ही तत्व या भिन्न भिन्न के दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह जो रासायनिक से एक दूसरे से बंधे हैं अणु कहलाते हैं। एक ही तत्व या भिन्न भिन्न तत्वों के अणु, एक ही तत्व या भिन्न भिन्न दो तत्वों या दो से अधिक तत्वों के यानी परमाणुओं के समूह जो रासायनिक रूप से एक दूसरे से बंधे होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, जिसको हम अणु कहते हैं। दोस्तों आप देखते हैं, देखिए O2, O2 में क्या है, ऑक्सीजन का एक अणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु, यानी ऑक्सीजन के दो परमाणु मिल करके ऑक्सीजन का एक अणु का निर्माण किया है। ये ऑक्सीजन का दो परमाणु मिल गया है और ऑक्सीजन का एक अणु का निर्माण किया है, यानी कि एक ही तत्व है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। क्लियर हो रहा है दोस्तों। अब दूसरा हाइड्रोजन का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि H और H, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का दो एक एक परमाणु यानी दो परमाणु मिलने के बाद तीसरा अणु का निर्माण करता है जो H2 होता है। ये H2 का अणु हो गया दोस्तों, अणु। समझ में आ रहा है, यानी एक ही तत्व मिल करके अणु का निर्माण करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट दो तत्वों के बारे में। अब देखते हैं दो तत्वों का, आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। एक H2 है और एक ऑक्सीजन है। देखिए दोस्तों ये H2 का अणु है, यानी दो तत्व, एक तत्व इधर हो गया और एक तत्व इधर हो गया, ये ऑक्सीजन का परमाणु है, यानी दोनों मिल करके H2O यानी जल का अणु बनाता है। जल एक यौगिक है, H2O एक यौगिक है और एक यौगिक का अणु बना रहा है दोस्तों। तो इस तरह से आप इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं कि एक तत्व और एक तत्व, एक तत्व के अणु, हाइड्रोजन एक तत्व है, उस तत्व का जो अणु है वो H2 कहला रहा है, H2 हमने अभी सीखा। और ऑक्सीजन का अणु O2 भी हम कह सकते हैं, O2 कह सकते हैं, यानी दोनों अणु मिलकर के H2O बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि भिन्न भिन्न दो तत्वों के परमाणु ने मिल करके अणु का निर्माण किया है। दो तत्वों के परमाणु अलग अलग मिल करके या दो तत्वों के अणु मिल करके एक यौगिक अणु का निर्माण किया है। अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। दोस्तों कार्बन, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। ये दो तत्वों के क्या हैं, परमाणु हैं। कार्बन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन के यहाँ पर दो परमाणु है। ये मिल करके CO2 का निर्माण करता है जो कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। CO2 को हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं और ये भी एक यौगिक है, यानी एक अणु का निर्माण किया, इसको हम अणु कहेंगे। CO2 भी एक क्या हो गया दोस्तों, अणु हो गया। यानी भिन्न भिन्न दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह जो रासायनिक रूप से बंधे होते हैं एक दूसरे से, उसको हम अणु कहते हैं। कन्फर्म हो रहा है दोस्तों, यह हम सीख रहे हैं बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट। यानी कि आपका जो एग्जाम्पल है, परिभाषा को भी देखिए और एग्जाम्पल को भी, कि एक ही तत्व या भिन्न भिन्न दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह जो रासायनिक रूप से एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा, उसको हम अणु कहते हैं। और केमिकल बॉन्डिंग की बात आई है तो केमिकल बॉन्डिंग भी मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों, तो बताऊंगा। अभी यहाँ देखते हैं O2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन H2, N2, नाइट्रोजन H2O, जल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये एग्जाम्पल हैं अणु के, आप लोग इसे कंठस्थ कर लें। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देख रहे हैं दोस्तों अणु जो
एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना है। अणु अभी अभी देखा हमने, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दो परमाणुओं से मिलकर बना एक अणु, यानी कि एक से अधिक तत्वों से मिलकर, यानी H एक तत्व है हाइड्रोजन, और मान लीजिए ये H एक तत्व है और एक H ये तत्व है, तो दो तत्व से मिलकर के बना ना H2, तो H2 का ये क्या हो गया, ये अणु हो गया दोस्तों, और ये तत्व है, ये तत्व है दोनों, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इसी बात को यहाँ हम सीख रहे हैं कि अणु जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना है यौगिक कहलाता है। अणु जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर है, यानी एक तत्व ये है और एक तत्व ये है, यानी ये एक एक तत्व से मिलकर के H2 बना है, तो H2 क्या हो गया, एक नहीं अणु जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना है, तो H2 एक अणु हो गया। लेकिन हम H और यहाँ H2 एक तत्व का अणु और O2 कर दें तो ये H2O बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, यानी जल का अणु हो जाएगा दोस्तों। यानी अणु जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना है यौगिक कहलाता है। अणु जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना है, यानी H2 एक अलग तत्व है, O2 एक अलग तत्व है, यानी एक से अधिक यानी अलग अलग तत्वों से मिलकर जो बना है उसको हम कह सकते हैं यौगिक। यानी दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने अणु को हम यौगिक कहते हैं। बढ़िया से याद कर लेंगे दोस्तों, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ एक यौगिक है, बना अणु है, उसी अणु को यौगिक भी कहते हैं। यानी एक प्रकार का यौगिक भी क्या हो गया, एक अणु हो गया, एक मॉलिक्यूल हो गया। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं H2O, CO2, NH3। H2O को दोस्तों जल कहा जाता है, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है और NH3 को अमोनिया कहा जाता है। ठीक है, इधर में CH4 एक है, मीथेन कहा जाता है। हम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो मीथेन की भी चर्चा करेंगे। CH4 ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक तरह से, जब हम केमिस्ट्री के श्रृंखला में पढ़ते हैं तो इसका अध्ययन करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। किसी तत्व के सबसे छोटे कण, किसी तत्व के सबसे छोटे कण परमाणु होते हैं। हमने पहले भी इसका डिस्कस किया है कि कोई भी तत्व है, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे हीलियम हो, चाहे लिथियम हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे फास्फोरस हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे आर्गन हो, चाहे क्रिप्टन हो, चाहे नियॉन हो, कोई भी तत्व जिसका सबसे छोटा कण, परम छोटा कण, परम का मतलब बहुत अधिक, उससे अधिक नहीं हो सकता, संभव नहीं है। जैसे परम आनंद यानी कि परमानंद, यानी कि ऐसी आनंद की स्थिति जिसके बाद में और आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और ऐसा कहा जाता है कि परमानंद की प्राप्ति ईश्वर को प्राप्ति है। तो ठीक इसी प्रकार से परमाणु यानी ऐसा अणु जिसको इतना छोटा करने के बाद में वो टुकड़ा बचा हुआ है, इससे छोटा अणु नहीं हो सकता है। यानी कि किसी तत्व के सबसे छोटे कण परमाणु होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु H है, ऑक्सीजन का परमाणु O है, कार्बन का परमाणु C है, मैग्नीशियम का परमाणु Mg है इत्यादि। लेकिन हाइड्रोजन का परमाणु H है और H2 को हम हाइड्रोजन का अणु कहेंगे। यहाँ पर लिखता हूँ H2, ये हाइड्रोजन का परमाणु नहीं है, हाइड्रोजन का अणु है। O2 ये हाइड्रोजन का परमाणु नहीं होकर के हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का अणु है। तो इस प्रकार से हम एक और तत्व को देखते हैं, क्लोरीन है, क्लोरीन का अणु है ये Cl2, ये सब अणु है। तो इस प्रकार से हम याद रखेंगे, जब भी परमाणु होता है वो सिंगल अवस्था में होता है, एक H एक सिंगल अवस्था में होगा, लेकिन जब H का 2 लगा देते हैं इसके नीचे में तो ये हाइड्रोजन का 2 परमाणु मिलकर के हाइड्रोजन का एक अणु का निर्माण करता है। हाइड्रोजन का 2 परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। अब है इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मास कंजर्वेशन लॉ। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये क्या है, ये किस पंछी का नाम है? तो कुछ नहीं,
द्रव्यमान संरक्षण रहेगा दोस्तों। तो इस पर नियम आप देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, चाहे वो ऑक्सीकरण हो, अवकरण हो, हाँ बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, हाँ फिर से जो है बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया हैं, उनके उस रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का नहीं तो सृजन होता है, यानी मास नॉर बी क्रिएटेड, और नहीं विनाश होता है, और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि ना तो उसका हम विनाश कर सकते हैं प्रकृति में जो मास अवेलेबल है, प्रेजेंट है, और ना ही उस मास का हम सृजन कर सकते हैं, क्योंकि सृजन करने वाला तो सिर्फ ओनली गॉड है, ईश्वर है। तो ये विज्ञान का सिद्धांत है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान का नहीं तो हम सृजन कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, और नहीं उसका विनाश कर सकते हैं। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना तो हम उसका सृजन कर सकते हैं और ना उसका हम विनाश कर सकते हैं। और इसी सिद्धांत पर आइंस्टीन साहब ने E बराबर mc² दिया था कि मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसका हम डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा है निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम, केमिस्ट्री में निश्चित अनुपात का नियम भी पढ़ना है दोस्तों। तो किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में ही विद्यमान होते हैं। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं H2O का। H2O हमारा एक यौगिक है। क्या है? एक यौगिक है जिसका नाम है जल, अंग्रेजी में जिसे वाटर भी कहा जाता है। अब चलते हैं इस H2O की क्या खासियत है, निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है इस जल के लिए। तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु इसमें है, और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 माना जाता है, यानी 1 दूना 2। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, 8 परमाणु संख्या है, यानी परमाणु द्रव्यमान जो होता है इसका 16 है, यानी 16 ऑक्सीजन है, 16 परमाणु द्रव्यमान है ऑक्सीजन का, यानी 2 और 16 का अनुपात। ये ऑक्सीजन 2 हो गया और हाइड्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन 16 हो गया। अब ऐसे चलते हैं, देखते हैं। मैं जस्ट बता रहा हूँ, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देख लीजिए H2O था, H2O है, तो हाइड्रोजन का क्या है, 1 दूना 2 मास हो गया, द्रव्यमान हो गया, और ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, यानी 2:16 को अगर कैंसिल करते हैं तो 2 8 16, यानी H2O का जो रेशियो है हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का, यहाँ हाइड्रोजन लिख लीजिए, यहाँ ऑक्सीजन लीजिए, तो हाइड्रोजन 1 रेशियो में है और ऑक्सीजन 8 रेशियो में है। यानी जहाँ भी जल प्राप्त होगा, चाहे वो नदी से प्राप्त हो, चाहे वो झरना से प्राप्त हो, चाहे वो सुपीरियर झील से प्राप्त हो, चाहे वुलर झील से प्राप्त हो, चाहे समुद्र का जल हम ले लें, तो समुद्र का भी जल ले लेंगे दोस्तों, H2O को ले लेंगे, तो उसमें भी अगर हम केमिकल प्रोसेस के द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिशत निकालेंगे और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, तो 1:8 ही परमाणु द्रव्यमान आएगा। यानी ये कभी केमिस्ट्री में पूछा जा सकता है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से कितना होता है। तो 1:8, 1:16, 2:32, इस तरह से आपको ऑप्शन में लिख करके देगा, इनमें से कोई नहीं, तो आप 1:8 में दोस्तों टिक लगाएंगे और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो शायद मेरे ख्याल से निश्चित अनुपात का नियम जो यौगिक का है वो आप जान गए होंगे। फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा कि निश्चित अनुपात का नियम किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसी को हम स्थिर निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं या स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
शायद आपने समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। दिए गए किसी भी तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन एक तत्व है H2, इसके अणु हुए, तो किसी तत्व के सभी परमाणु ये हाइड्रोजन जो है, इस हाइड्रोजन के अंतर्गत हाइड्रोजन में जो भी परमाणु होंगे, सभी परमाणु जितने भी हाइड्रोजन हो, सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एक होगा एवं रासायनिक गुणधर्म, इस हाइड्रोजन का जो रासायनिक गुणधर्म होगा इसी हाइड्रोजन का भी होगा और इस हाइड्रोजन का भी होगा। सभी हाइड्रोजन का रासायनिक गुणधर्म एक होगा। बच्चों, आप एक क्लास में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में 50 बच्चों का समूह है, 50 बच्चों का समूह है क्लास 9th में, तो हो सकता है कि सभी बच्चों का प्रकृति एक समान नहीं हो, सभी बच्चों का गुणधर्म एक समान नहीं हो सकता है एक बच्चा टॉपर हो, एक सेकेंड टॉपर हो, एक थर्ड टॉपर हो, एक फोर्थ टॉपर हो सकता है कि उस क्लास में एक बच्चा सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो परंतु वो टॉप नहीं करता हो सकता है कि एक बच्चा सबसे कमज़ोर हो लेकिन वो परीक्षा के समय में तैयारी करता है, रटता है, याद करता है, समझता है और वो अपना औसत अंक लाता है। तो सभी बच्चों का गुणधर्म अलग अलग हो गया, लेकिन हमारी रसायन शास्त्र में, विज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है। अगर H2 है, हाइड्रोजन तत्व है, तो इसके सभी परमाणु का द्रव्यमान एक समान होगा, रासायनिक गुणधर्म समान होगा। चाहे वो हाइड्रोजन आप कहीं से भी लेकर के आ जाएं, दिल्ली से लेकर आ जाएं, कलकत्ता से लेकर आ जाएं, अमेरिका से लें, पश्चिम बंगाल से लें, बिहार से लें, हमारे आंध्रा ठाडी से ले लें, मधुबनी जिले से ले लें, कहीं से भी ले लें, तो दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। चलिए, शायद बच्चे आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। सिंपल सी बात है। एक हाइड्रोजन तत्व है, एक ऑक्सीजन तत्व है, एक मैग्नीशियम तत्व है और एक सोना का तत्व है Au। यह हाइड्रोजन तत्व का जो परमाणु का द्रव्यमान है यह अलग है, मान लीजिए 2 है और 2 होता भी है। ऑक्सीजन का जो है 16 है, मैग्नीशियम का 24 है, हाँ, और सोना का कुछ है, मान लीजिए सोना के जगह पर हम कैल्शियम को ले लेते हैं। फिर से लिख देता हूँ, 1 मिनट दोस्तों। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और कैल्शियम। सोना का एक्चुअली मुझे याद नहीं था अभी, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ दोस्तों। हाइड्रोजन का 2 होता है परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का 16 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है और कैल्शियम का 40 होता है। ये परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो किसी भी भिन्न भिन्न तत्वों का, तो ये भिन्न भिन्न तत्व है, हाइड्रोजन अलग हुआ, ऑक्सीजन अलग हुआ, मैग्नीशियम अलग हुआ और कैल्शियम अलग तत्व हुआ। तो अलग अलग तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो अलग अलग होगा, और परमाणु द्रव्यमान जब अलग अलग होगा तो उसका रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होगा। यही मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा था कि किसी दिए गए भिन्न भिन्न तत्वों का जब परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा तो उसका रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होगा, यानी परमाणु संख्या भी उसका अलग हुआ। हम परमाणु संख्या का भी जिक्र अभी तुरंत करते हैं। फिर से मैं दिखा रहा हूँ। एक हाइड्रोजन है जिसका परमाणु संख्या 1 होता है, एक ऑक्सीजन है जिसका परमाणु संख्या 8 होता है, एक मैग्नीशियम है जिसका परमाणु संख्या 12 होता है और एक हमने कैल्शियम को लिया था जिसका परमाणु संख्या 20 होता है, 20। तो परमाणु संख्या को हम तत्व के नीचे में लिखते हैं। और दोस्तों, जब पिट्ठू बैग आपने देखा होगा, पिट्ठू बैग हम लोग कहाँ लाते हैं? पिट्ठी में, यानी कि ऊपर में। और जो हल्का चीज़ होता है, झोड़ा ओड़ा हल्का होता है, उसको नीचे में लटका लेते हैं। ऐसा करते हैं। किसी काउंटर से कपड़ा खरीद लिए, एक पैकेट में कपड़ा है पॉलीथीन में, तो उसको हम हैंड में भी लटका लेते हैं। लेकिन कोई भारी सामान है तो क्या करता है लोग, सब्जी वाली को आप देखते होंगे पथिया में सब्जी लेकर बेचता है, भारी होता है, उसका वजन 25, 30, 40 किलो का होता है, तो पथिया में लेकर घूम करके बेचता है, माथा पर पथिया रखा जाता है। यानी कि भारी वस्तुओं को हम माथा पर रखते हैं, ऊपर में रखते हैं। यानी कि हाइड्रोजन का भी परमाणु द्रव्यमान 2 है जिसको हम ऊपर रखेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 8 दूना 16 होगा, परमाणु संख्या का डबल होता है, दुगुना होता है। मैग्नीशियम का 12 है, 12 दूना
24 होगा, कैल्शियम का 20 है तो 20 दूना 40 होगा। तो इस तरह से परमाणु द्रव्यमान को हम ऊपर लिखते हैं और परमाणु संख्या को एटॉमिक नंबर को नीचे लिखा जाता है। परमाणु संख्या को नीचे लिखा जाता है। ये परमाणु संख्या, ये परमाणु संख्या, ये परमाणु संख्या, ये परमाणु संख्या है। तो इस प्रकार से हमने कुछ सीखा किसी तत्व को कैसे सिंबलाइज किया जाए परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान में, उसको डिनोट करके, सूचित करके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट अगली कड़ी में और अगले टॉपिक, अगले विषय वस्तु की ओर चलते हैं फिर से। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये अलग अलग तत्व हैं। ये अलग अलग तत्वों का जो अध्ययन करेंगे दोस्तों, इसके गुणधर्म भी अलग अलग होंगे। रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे? अलग अलग होंगे। हाइड्रोजन की प्रकृति अलग होगी, ऑक्सीजन की प्रकृति अलग होगी, मैग्नीशियम की अलग होगी और कैल्शियम की अलग होगी। यानी आपसे कोई प्रश्न करता हो कि बच्चों मुझे ये बताओ कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और कैल्शियम के रासायनिक गुणधर्म अलग हैं, क्यों हैं अलग? तो आप सही जवाब देंगे बिना सोचे हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि सर हम जानते हैं कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम की परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं और हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 होते हैं, ऑक्सीजन के 8 होते हैं, मैग्नीशियम के 12 होते हैं, कैल्शियम के 20 होते हैं। हाइड्रोजन के 1 परमाणु संख्या होते हैं जबकि परमाणु द्रव्यमान 2 होता है। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 होता है जबकि परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है जबकि उसका परमाणु द्रव्यमान 24 होते हैं। कैल्शियम के परमाणु संख्या 20 होते हैं जबकि उसके परमाणु द्रव्यमान 40 होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से सर, इस गुरु जी को जवाब देना है ना, तो इस प्रकार से सर बोलेंगे सर को कि सर इस प्रकार से मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और कैल्शियम के परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, जिसके कारण से इनके रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होते हैं। दोस्तों शायद आप समझ गए होंगे मेरी समझाने की इस तरीके से। हो सकता है कोई बच्चे नहीं समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करके लिखेंगे हमें। अब चलते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में डाल्टन साहब ने क्या क्या संकल्पनाएं, क्या क्या कंसेप्ट बताए हैं। तो दोस्तों डाल्टन साहब जो थे, डाल्टन, DALTON, डाल्टन साहब, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत एटॉमिक थ्योरी ने बताया है कि परमाणु द्रव्यमान सबसे विशिष्ट संकल्पना थी और उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। कहने का तात्पर्य है कि डाल्टन साहब ने परमाणु सिद्धांत का जो थ्योरी दिया था उसमें उन्होंने परमाणु द्रव्यमान को ही उस समय में अपना केंद्र बिंदु अपना लिया था, अपना केंद्र बिंदु समझा था। यानी परमाणु द्रव्यमान के फोकस को लेकर, फोकस में लेकर के इसको डिफाइन किया था, परमाणु सिद्धांत को दिया था कि यानी कि परमाणु द्रव्यमान ही, एटॉमिक मास ही सबसे उसका विशिष्ट संकल्पना थी। उनके अनुसार, डाल्टन साहब के अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक गुण परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन साहब ने ऐसा कहा था दोस्तों। उस समय परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही उन्होंने इस तरह का संकल्पना प्रस्तुत किया था। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई की बात आती है, हम पीरियडिक टेबल में पढ़ेंगे। पर जो मेंडलीव साहब ने जो तत्वों का आवर्त सारणी को सजाया था दोस्तों, मेंडलीव साहब ने, थोड़ा सा मैं लिख ले रहा हूँ, मेंडलीव, आप लोगों को याद करा दूँ, नहीं पढ़े होंगे या पढ़े होंगे तो मेंडलीव साहब ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर पीरियडिक टेबल बनाया था, लेकिन जो फेल्योर हो गया, अच्छा से काम नहीं किया। लेकिन बाद के वैज्ञानिकों ने, मोसले साहब का नाम आता है, मोसले, MOSELY, मोसले साहब आते हैं, जिनके कारण से ये आधुनिक पीरियडिक टेबल तैयार किया और इनका आधार था परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक के आधार पर इन्होंने जो पीरियडिक टेबल तैयार किया वो ईश्वर की कृपा से अभी तक पूरे विश्व में वही पढ़ाया जाता है और उसे ही ऑथेंटिक माना जाता है। रसायन शास्त्रियों ने उसे ही ऑथेंटिक माना है। तो हम परमाणु द्रव्यमान इकाई की ओर चल रहे थे। परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास और यूनिट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, शॉर्टकट में बोलते हैं AMU।
याद कर लेंगे, AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है? एटॉमिक मास यूनिट जो है किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान का उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। थोड़ा सा ये क्लिष्ट लगता होगा, लेकिन इसे आप दोस्तों देखिए, परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है? किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान, कोई भी तत्व चाहे हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो, बेरिलियम हो, मैग्नीशियम हो, उसको हाइड्रोजन के सापेक्ष में उसको तुलना करके ही परमाणु द्रव्यमान इकाई की गणना की जाती है। यानी किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान का उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का, उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12, यानी कार्बन 12 जो है, यानी कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है और उसका परमाणु द्रव्यमान 12 है, इसलिए कार्बन 12 बोलते हैं। कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। इसको याद कर लेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। किसी तत्व का या यौगिक का, यानी किसी तत्व या यौगिक का, किसी तत्व या यौगिक का अणु उस तत्व या यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। किसी तत्व या यौगिक का अणु उस तत्व या यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। इसका कहने का मतलब है दोस्तों, बढ़िया से समझिए। एक हमने यौगिक का नाम लिया H2O, जिसको हम जल कहते हैं, पानी, जो पानी पीते हैं, जल। तो देखते हैं हाइड्रोजन का अलग गुण होता है, ये हाइड्रोजन एक प्रकार का गैस है। ऑक्सीजन का अलग गुण है, ये भी एक प्रकार का गैस है। ऑक्सीजन के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, ये प्राणवायु है। ऑक्सीजन ही हम लोग इस कोरोना काल में ऑक्सीजन के सिलेंडर बहुत सारे बिके, ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, लोगों ने ऑक्सीजन के मास्क को नाक में लगा करके, मुंह में लगा कर रखा था। तो कहने का मतलब है कि बीमार लोगों ने इस तरह के ऑक्सीजन लगाया था अस्पताल में, यानी कि मास्क में ऑक्सीजन नहीं होते हैं, ऑक्सीजन वाले अलग मास्क होते हैं दोस्तों। ठीक है, सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा होता है। तो ये ऑक्सीजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है। लेकिन आप देख रहे हैं कि H2O न तो गैस है, ये लिक्विड है, यौगिक हो गया, जल हो गया। यानी दो गैस मिलकर के एक जल का निर्माण करते हैं, जल के अणु का निर्माण करते हैं। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग गुण वाले जो दो पदार्थ हैं वो इसमें आकर के जल का यौगिक बन गया, जल बना दिया। तो इसका मतलब है कि कोई भी तत्व या यौगिक का अणु जो है उस तत्व या यौगिक के सभी गुण धर्म को प्रदर्शित करते हैं। यानी यहाँ पर अब जल के सभी गुण धर्म को ये प्रदर्शित करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। ये तो हमने बता भी दिया था पहले कि एक ही तत्व हो, यानी हाइड्रोजन और प्लस हाइड्रोजन, ये दो तत्व हो गया, दोनों का तत्व मिलकर के एक हाइड्रोजन अणु का निर्माण करता है। अब भिन्न भिन्न तत्व की बात आ रही है, तो भिन्न भिन्न तत्वों की हम एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये भिन्न भिन्न तत्व का एग्जाम्पल, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी ये दो तत्व मिलकर के, दो अणु मिलकर के H2O बनाया, यानी जल का अणु बना दिया। यानी दो भिन्न भिन्न, ये चीज़ देखेंगे दोस्तों, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न भिन्न तत्व है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये तत्व के परमाणु मिलकर के, हाइड्रोजन का यहाँ पर दो परमाणु है, ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। कन्फ्यूजन में मत आ जाइएगा कि हाइड्रोजन का अणु है, तो अणु तो है ही, लेकिन हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, और ये भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर के परस्पर संयोग किया, केमिकल रिएक्शन किया और इसने जल का निर्माण किया, यानी अणु का निर्माण किया। समझ गए एग्जाम्पल में? केमिस्ट्री रिएक्शन का विषय है दोस्तों। केमिस्ट्री में जब तक आप रिएक्शन को नहीं समझेंगे, रिएक्शन नहीं देखेंगे, तो शायद केमिस्ट्री को आप समझना मुश्किल है। जिस तरह से किसी नृत्य कला में आप बॉडी लैंग्वेज, बॉडी के भाव भंगिमा को नहीं जानेंगे तो आप नृत्य नहीं कर सकते हैं, तो वो नृत्य आपका सक्सेस नहीं करेगा।
किसी किसी गायक के लिए जब तक शास्त्रीय संगीत को न जाने तो उसकी गायकी में निखार नहीं आ पाएगा। ठीक उसी प्रकार से किसी केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चों को केमिकल रिएक्शन नहीं आए, तत्व का सिंबल याद नहीं हो, उससे बनने वाले यौगिक का सिंबल याद नहीं हो, सूत्र याद नहीं हो, तो शायद उसे केमिस्ट्री पढ़ना पहाड़ जैसा लगेगा। अगर वो सूत्र, अगर वो सिंबल, तत्व का नाम, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान को भली भांति याद रखता है तो उसे ये बहुत ही चुटकी में हल करने आ जाएगा, चुटकी में समझने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं आर्गन। ये आर्गन साहब आ गए। ठीक है, आर्गन AR, हीलियम HE इत्यादि और सारे तत्व हैं। आर्गन और हीलियम का नाम लिया गया है यहाँ पर। जैसे अनेक उत्कृष्ट गैस तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, अतः यह एक परमाणुक होते हैं। 1 एटमोसिटी वाले ये तत्व हैं। एक परमाणुविक भी बोल सकते हैं, क्योंकि उत्कृष्ट गैस किसी भी तत्व से यहाँ तक कि खुद से भी संयोजन नहीं करते हैं। यानी हीलियम HE, हीलियम, हाँ, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, RN, ये सब जो तत्व है, नियॉन, ये सब निष्क्रिय तत्व हैं। अक्रिय गैस कहा जाता है उत्कृष्ट गैस के समूह के गैस हैं ये पीरियोडिक टेबल में तत्वों के आवर्त सारणी में, जिन्हें उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। दोस्तों, ऑर्गन, हीलियम, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, नियॉन, ये सभी तत्व हमारे निष्क्रिय गैस हैं, यानी उत्कृष्ट गैस हैं। और इनके ये तत्व आपस में भी एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करते हैं। जैसे हाइड्रोजन किया ना, हाइड्रोजन का एक खासियत था कि H और H मिल करके H2 बनाता है, यानी H2 में 2 परमाणु है। हाइड्रोजन क्रियाशील गैस है, इसलिए हाइड्रोजन खुद से ही दोस्ती कर लेता है, खुद से ही प्रतिक्रिया कर ले रहा है। सिंगल हाइड्रोजन मिल करके H2 बना दिया। लेकिन हीलियम साहब, आर्गन साहब, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, नियॉन, ये सब उत्कृष्ट गैस हैं और उत्कृष्ट गैस आपस में रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। आपस में ही रिएक्शन नहीं करते हैं, दूसरे से तो छोड़ दीजिए, दूसरा से तो और नहीं करेंगे। तो जो आदमी आपस में रिएक्शन नहीं करेगा दूसरे से क्या करेगा? यानी कि ये सब तत्व प्रकृति ने ऐसे बनाया है कि आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए इसके एक ही परमाणु होते हैं। हीलियम के नीचे में हम एक परमाणु संख्या ऐसे करके परमाणु संख्या नहीं, एक ही परमाणु है। इसके आगे में हम सिंबल में 2, 3, 4, 5 नहीं लिखते हैं, यानी HE लिखेंगे सिर्फ। ऑर्गन में भी ऑर्गन AR5 नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए फिर से मैं लिख कर बता रहा हूँ। सॉरी, ओह सेट, क्या आ गया, सॉरी फॉर इंटरप्टेड। दोस्तों चलते हैं फिर मैं अपनी विज्ञान की दुनिया की ओर। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन को आप H2 लिख सकते हैं, ऑक्सीजन को आप O2 लिख सकते हैं, नाइट्रोजन को आप N2 लिख सकते हैं, लेकिन अणु के रूप में। लेकिन आप हीलियम को He2 लिखेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। यानी हीलियम को आप लिखेंगे He, बस, उसमें कोई 2, 3, 4, 5 देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसी तरह से अगर आपने गलती से आर्गन है, ये आर्गन है, आर्गन के पास में 5, 4, 3 कुछ भी लगा दिया तो ये भी साहब आपके गलत हो जाएंगे और ये भी आपके क्रॉस हो जाएंगे। यानी आर्गन को भी हम A और R से ही डिनोट करेंगे। इसके अणु ये एक परमाणुमिक होते हैं, एक ही परमाणु होते हैं इसके साथ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो हमने एक चीज़ सीखा, अब किसी भी अणु संरचना में
प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर के O2 का निर्माण करते हैं, तो ऑक्सीजन की 2 परमाणुकता हुए। ठीक है दोस्तों। फास्फोरस के 4 परमाणु मिलकर के फास्फोरस के अणु का निर्माण करते हैं, तो फास्फोरस के 4 परमाणुकता हैं। ठीक है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर के डबल बॉन्ड वाले हैं, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर के O2 का निर्माण करते हैं, यानी ऑक्सीजन का परमाणुकता 2 हो गया। इस तरह से क्लोरीन मिलकर के क्लोरीन के 2 परमाणु मिलकर के क्लोरीन का अणु का निर्माण करता है, इसलिए क्लोरीन की परमाणुकता 2 हो गई। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट फास्फोरस का नंबर आ गया। फास्फोरस पी जो है 4 पी मिलकर के 1 पी 2 पी 3 पी और 4 पी मिलकर के P4 का निर्माण करेगा। ये चारों फास्फोरस मिलकर के एक P4 का निर्माण करता है, यानी P4 की परमाणुकता, यानी फास्फोरस की परमाणुकता अगर पूछे तो आप 4 बताएंगे। सल्फर का 8 होता है S8। सल्फर का दोस्तों S8 होता है, S8 होता है सल्फर, यानी सल्फर की परमाणुकता S की परमाणुकता 8 होती है। यानी याद रखेंगे। इस तरह से हमने आपको एटमोसिटी यानी परमाणुकता के बारे में जानकारी दे दिया। एटमोसिटी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। कुछ तत्व जैसे ऑक्सीजन अभी हमने बताया है, फिर उसी को आप देखिए। कुछ तत्व जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन आदि अपने 2 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अभी ने बताया दोस्तों, ऑक्सीजन 2 परमाणु से मिलकर 2 ठो ऑक्सीजन मिलकर के ऑक्सीजन 2 बनाएगा। हाइड्रोजन भी 2 ठो मिलकर के, उसी बात को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ दोस्तों, हाइड्रोजन 2 बनाएगा। क्लोरीन 2 ठो मिलकर के क्लोरीन Cl2 बनाएगा। नोट्स तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको देख लीजिए। तो इस प्रकार से आप सीखते हैं कि कुछ तत्व जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है या क्लोरीन है, ये सब मिल करके अपने 2 परमाणुओं से मिल करके अपने डबल परमाणु 2 परमाणु से मिल करके एक अणु का निर्माण करता है, अणु का निर्माण करता है। ऐसे तत्व को द्विपरमाण्विक बोलते हैं। द्विपरमाण्विक बोल सकते हैं या द्विपरमाणु अणु बोलते हैं। ठीक है, जिसे आप डेफिनेशन में देखिए। कुछ तत्व जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन आदि अपने 2 परमाणुओं के अणुओं से बनते हैं, ऐसे तत्व को द्विपरमाण्विक अणु कहते हैं। उदाहरण हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2 हमने लिख करके बताया था, अभी उसको नोट कर लीजिए, बैक करके देख लीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वह अणु जो 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है त्रिपरमाण्विक अणु कहते हैं। परमाणुक अणु कहते हैं, उसको कहलाते हैं। जैसे ओजोन O3, ओजोन साहब ऑक्सीजन के ही 3 परमाणु मिलकर के O3 का निर्माण करते हैं और उसे हम ओजोन कहते हैं। जो गैस बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज से ये हमें धरती को बचाती है, प्रोटेक्शन करती है। जिस तरह से हम रात में या दिन में मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं मच्छर से बचने के लिए दोस्तों, मच्छर नहीं काटता है हमारे बॉडी को सोए हुए अवस्था में, उसी प्रकार से ये पूरे पृथ्वी के वायुमंडल को ही
घेरे हुए है ओजोन लेयर, और सूरज से निकलने वाले खतरनाक किरणें अल्ट्रावायलेट रे जो आती है, अल्ट्रावायलेट रे हमारे बॉडी के लिए और हमारे जीव जंतुओं के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रे अगर हमारे बॉडी पर डायरेक्ट पड़ता है तो हमारे बॉडी को कैंसर युक्त बना देगा, और हमारे बॉडी को कैंसर हो जाएगा यदि सभी व्यक्तियों को मानव जाति में, तो मानव का जो विश्व में मानव का जो जाति है वो समाप्त हो जाएगा, पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी समाप्त हो जाएंगे। इस तरह से इतने खतरनाक वो किरणें हैं। तो उस किरण को बचाने के लिए ही हमारा ओजोन लेयर ही बहुत काम का चीज़ है। ओजोन लेयर में छिद्र भी हो गया है, जिसके लिए वैज्ञानिक लोग शोध कर रहे हैं कि उसमें छिद्र कैसे कम किया जाए। ठीक है, इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं दोस्तों, हम हरियाली पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और कहते हैं कि 100 वृक्ष एक पुत्र के समान, सॉरी, एक वृक्ष 100 पुत्र के समान, ऐसा कहकर नारा भी लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर केमिस्ट्री की ओर कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन मिल करके O3 का निर्माण करता है, और इसी ऑक्सीजन को हम ओजोन कहते हैं, ओजोन कहते हैं, यानी ये त्रिपरमाणविक अणु है। ठीक है दोस्तों, अब आपको कोई पूछे कि त्रिपरमाणविक अणु का उदाहरण दीजिए तो O3 आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, किसी तत्व P4 के बारे में हम जिक्र किए थे, तो अब उसको P4 के बारे में हमने जिक्र किया था, उसको आप देख लीजिए। थोड़ा सा समय लगेगा उसको समझने में, देखने में, देखिए, हड़बड़ाने से नहीं होता है। किसी तत्व के वे अणु जिसमें 4 परमाणु होते हैं, किसी तत्व के वे अणु जिसमें 4 परमाणु होते हैं, आप देख लीजिए। ये तो थी वाला हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। आप देखिए P4 है, ठीक है, और ये P4 में फास्फोरस 4 है, 1 2 3 और 4 फास्फोरस है। तो 4 फास्फोरस है दोस्तों, P4 मतलब 4 को P है। तो किसी तत्व के वे अणु जिसमें 4 परमाणु होते हैं चतुर्परमाणुक अणु कहलाता है। ये चतुर परमाणुक अणु कहलाते हैं, जैसे फास्फोरस यानी कि P4। क्लियर हो गया दोस्तों। सल्फर के बारे में हमने बताया था कि S8 होता है इसका, सल्फर के बारे में हमने बताया था, फिर भी आप देखिए। किसी तत्व के वे अणु जिसमें परमाणुओं की संख्या 4 से अधिक हो बहुपरमाणविक अणु कहलाता है, जैसे सल्फर S8, S8। तो सल्फर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सल्फर के 8 परमाणु दोस्त इसमें हैं, इसलिए ये बहुपरमाणविक अणु कहलाते हैं। यानी S8 एक अणु हुआ, सल्फर 8 सल्फर के अणु हुए जो 8 परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। शायद हमने बहुत कुछ सीखा दोस्तों इस चैप्टर में, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कुछ और बेहतर करने के लिए। और चीज़ देखते हैं दोस्तों, किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में होते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। ये कोई परमाणु है, ठीक है, जिसको गोल गोल वृत्त की तरह हमने दिखाया है, और मान लेते हैं कि सोडियम का ये परमाणु है, ये सोडियम का परमाणु है। ठीक है, परमाणु के नाभिक में क्या रहता है दोस्तों? प्रोटॉन रहता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, P+N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसके बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाते रहता है, जिसको हम E लिखते हैं, E फॉर इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये कह रहा है लाइन, ये पंक्ति कह रहा है किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में होता है। तो आप जानते हैं कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है दोस्तों, और परमाणु संख्या 11 होता है, इसी को प्रोटॉन संख्या भी बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोलते हैं। यानी 11 P भी हो गया, 11 आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो गया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन यानी E की संख्या भी 11 हो गया, और P की संख्या भी 11 हो गया। यानी किसी भी तत्व के परमाणु में यानी प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों दोस्तों बराबर होती है।
यानी हमने सीखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या सोडियम के परमाणु संख्या 11 होते हैं तो सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगी और प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। इसको ऐसे भी हम देख सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ जिसको देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम। किसी परमाणु में किसी तत्व का जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है दोस्तों। प्रोटॉन को हम जनरली P से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को E से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अक्रिय गैस को छोड़कर सभी परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं अस्थायी होते हैं। अस्थायी, देखिए दोस्तों ये सब अलग अलग चैप्टर में हम पढ़ाएंगे, फिर भी एक नोट्स है। अक्रिय गैसों को छोड़कर, अक्रिय गैस का चर्चा हमने अभी किया था। आपसे कोई पूछे कि अक्रिय गैस का मतलब क्या होता है, अक्रिय गैस को अंग्रेजी में इनर्ट गैस बोलते हैं। इनर्ट गैस, तो इनर्ट गैसेस कर दीजिए। इनर्ट गैस हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है। अभी हमने उत्कृष्ट गैस के बारे में बताया था, वही इनर्ट गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, Rn। ये सिंबल है दोस्तों। He हीलियम, Ne नियॉन, Ar आर्गन, Kr क्रिप्टन, Xe जेनॉन, Rn रेडॉन। तो इनर्ट गैस जो है, इनर्ट गैस का जो संरचना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि वो अष्टक पूरे करने के नियम को फुलफिल करते हैं, अष्टक के नियम को फुलफिल करते हैं, ऑक्टेट रूल को फुलफिल करते हैं। और ऑक्टेट रूल को हम वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताकर दिखाएंगे। जब ऑक्टेट रूल को फुलफिल करते हैं तो इसलिए उनको अक्रिय गैस भी या निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी तत्व के परमाणुओं से रिएक्शन तभी होगा जब उसका ऑक्टेट रूल का वो तत्व, वो परमाणु फुलफिल नहीं करता हो। यानी परमाणु संख्या अगर अंत में अंतिम कक्षा में 7 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, तो वह रिएक्शन करता है दूसरे तत्व से। ठीक है, तो यहाँ अक्रिय गैस को छोड़कर सभी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक संरचना अस्थायी होता है, यानी वो किसी अन्य तत्वों से रिएक्शन करने के लिए तैयार रहते हैं, जबकि ये सेटिस्फाइड हो गया है, ये तैयार नहीं है। इसको ऐसे जानते हैं दोस्तों, इन लोगों की नौकरी लग गई है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन और की नौकरी लग गई है, चाहे शादी हो गई है, तो इसे दूसरी शादी करने का विचार मन में नहीं है। लेकिन जो आदमी, जो विद्यार्थी, जो व्यक्ति शादी नहीं शुदा है, उसको शादी करने का विचार आता है। ठीक इसी प्रकार से ये सब अस्थायी है, और जिसको शादी करने का विचार आ रहा है, जिसको नौकरी करने का विचार आ रहा है, नौकरी नहीं है, वो अस्थायी है, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, यानी इनर्ट गैस को छोड़ करके सभी तत्व अस्थायी हैं, जिनके इलेक्ट्रॉनिक संरचना अस्थायी होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ओके। परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते। परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते। परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते, इस बात को याद रखेंगे। उसका स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं है। परमाणु अस्तित्व में बने रहने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करते हैं। अस्तित्व में बने रहने के लिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी के कारण से ही केमिकल बॉन्डिंग होता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और इस इधर हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन की साझेदारी जब होती है तब जा कर के हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है, और कहते हैं कि हाइड्रोजन का अणु बन गया, H2 बन गया, H2, जो सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं। यानी परमाणु अस्तित्व में बने रहने के लिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। आयन विद्युत आवेशित कण है, आयन विद्युत आवेशित कण है। आयन की बात आया दोस्तों, तो आप आयन को देखिए, सोडियम है, सोडियम का जिक्र किया था, Na+ लिख दिया, तो ये सोडियम परमाणु का सोडियम आयन हो गया, सोडियम आयन कहते हैं। और सोडियम पर
प्लस चार्ज है, प्लस आवेश है, तो ये धनायन हो गया। क्या हो गया? धनायन, धनायन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। जबकि क्लोरीन जो है, क्लोरीन पे निगेटिव आयन होता है तो इसको हम ऋणायन भी बोलते हैं। क्लोरीन पर निगेटिव रहेगा तो ऋणायन बोलेंगे, ऋणायन, 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 ठीक है। तो इसी को हम आवेश कहेंगे, प्लस आवेश या माइनस आवेश, यानी धन आवेश या ऋण आवेश। यानी परमाणु आयन जो होते हैं, आयन, आयन विद्युतता आवेशित कण होते हैं, यानी विद्युतीय आवेशित कण बोला जा रहा है कि विद्युतीय आवेश यानी प्लस माइनस, यानी इलेक्ट्रॉनिक का इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेशन होते रहता है। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक संरचना अस्थायी होते हैं, ठीक है। बहुत ये बार बार आ रहा है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करके भी मैं दिखाई दे रहा हूँ। अब देखिए थोड़ा भारी है, जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, नहीं पढ़े तो नहीं समझ में आएगा। Na+ हुआ, इसका मतलब है इसका परमाणु संख्या 10 हो गया, जबकि सोडियम का परमाणु संख्या 11 है दोस्तों, ठीक। सोडियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 10, 1, 11 होगा, ऐसा होगा। लेकिन जब हम सोडियम आयन का हम परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 8 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 10 ही परमाणु है। एक प्लस माने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है, तो इस रूप में है। यानी अगर बाहरी वाला कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये ऑक्टेट रूल को फुलफिल करते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताएंगे बाद में। ये 8 ऑक्टा ग्रुप को पूरा करेगा तब ये अस्थाई हो जाएगा, अस्थाई, और ये अस्थाई। यानी सोडियम आयन अस्थाई है और ये सोडियम का जो सोडियम तत्व अस्थाई है और सोडियम आयन जो है ये अस्थाई है, क्योंकि ऑक्टेट रूल को ये फुलफिल करता है, ठीक है दोस्तों। शायद इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे इस बात को कि आयनों का जो है इलेक्ट्रॉनिक संरचना अस्थाई होते हैं। आयन जो है स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं, आयन स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं, ये बात सही है। आयनिक यौगिकों में पहला तत्व धातु होता है, आयनिक यौगिकों में पहला तत्व धातु होता है, मेटल होता है, जो धनायन होता है। यानी देख लेते हैं एग्जाम्पल, देखिए NaCl, Na पर प्लस और Cl पर माइनस चार्ज होता है, यानी प्लस धनायन वाला क्या है, धातु बोलते हैं। देख लीजिए धातु है तो दे है, सही है। सोडियम धातु है, यानी आयनिक यौगिक है ये। NaCl क्या है, आयनिक यौगिक है। NaCl को हम आयनिक यौगिक बोल सकते हैं। और आयनिक यौगिक का पहला तत्व धातु होता है, मेटल होता है, जो धनायन होता है, केटायन बनाता है, और दूसरा तत्व अधातु होता है। तो क्लोरीन को देख लीजिए, ये क्लोरीन जो है नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, अधातु है। जो ऋणायन है एनायन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मोल के बारे में चलते हैं। मोल कंसेप्ट, मोल एक प्रकार से बहुत सारे परमाणुओं का ढेर है, हिप बोलते हैं। मोल क्या है, MOLE, मोल मतलब छुछुंदर भी होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये केमिस्ट्री का मोल है। मोल कंसेप्ट, मोल एक प्रकार से बहुत सारे परमाणुओं का ढेर है, बहुत सारे परमाणुओं का, 1, 2, 3 नहीं, बहुत सारे परमाणुओं का ढेर है, जिसमें किसी भी तत्व के परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों की संख्या बराबर होता है। वो बराबर क्या है, वो संख्या है, वो नंबर है। n को लिखते हैं 6.022 इंटू 10 के पावर 23, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। ये एवोगाड्रो नंबर भी इसको बोलते हैं। और ये आयनों की संख्या, यानी किसी भी तत्व, मोल जो है एक प्रकार का बहुत सारे परमाणुओं का ढेर है, जिसमें किसी भी तत्व के परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों की संख्या इतना होता है। यानी एक मोल में किसी तत्व का परमाणु संख्या अगर बोला जाए कितना होता है तो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 बोलेंगे। यानी एक मोल में किसी अणु का संख्या कितना होगा तो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 बोलेंगे। यानी एक मोल में आयनों की संख्या किसी तत्व का कितना होगा तो 6.022 इंटू 23 बोलेंगे, 10 टू द पावर 23 बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किसी पदार्थ के एक मोल में, वही बात है, किसी पदार्थ के एक मोल में, इसको देखिए दोस्तों, किसी पदार्थ के एक मोल में
किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या, चाहे वो परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे आयन हो, कणों की संख्या निश्चित होती है, जिसका मान 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। इसी संख्या को एवोगैड्रो स्थिरांक या एवोगैड्रो संख्या कहते हैं, या एवोगैड्रो अंग्रेजी में एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किसी तत्व के अंतिम टॉपिक पर चल रहे हैं दोस्तों, बढ़िया से पढ़िए, अंत भला तो जग भला। किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि मोलर मास की बात आ रही है, मोलर मास, मोलर मास। एटॉमिक मास होता है दोस्तों, एक मोलर मास होता है। तो चलते हैं मोलर मास की ओर। किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान को, एक मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। याद हो जाना चाहिए, किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान जितना होगा, अब जैसे हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन के एक मोल का द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं दोस्तों, इसे याद करेंगे। किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। इसे कंठस्थ कर लेना है, लोलाग्र कर लेना है कि किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं, मोलर मास कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने इस वीडियो के लिए कठिन परिश्रम किया है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर इसे शेयर करना नहीं भूलिए, लाइक करना नहीं भूलिए और कमेंट में 2 अच्छे शब्द लिखना नहीं भूलिए दोस्तों। थैंक यू। इसी के साथ परमानंद कुमार आपसे गुड नाइट विदा हो रहा है। समय भी 1:25 हो गया रात के, इसलिए थैंक यू। रब्बा खैर, बाय बाय।